दोस्तों मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए मिडिल क्लास वर्ग, उनकी समस्याओं, भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों, राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों, अन्य देशों में क्या अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं उनके बारे में, और हम आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी प्रताप सिंह। दोस्तों कोरोना महामारी में जब भी हम प्रभावित लोगों की बात करते हैं तो या तो हम उन अमीरों की बात करते हैं जिनकी संपत्ति इस कोरोना काल में बढ़ी है, या फिर हम उन गरीबों की बात करते हैं जो पायदान सबसे निचले पायदान पर आते हैं। लेकिन हम कभी भी मिडिल क्लास वर्ग की बात नहीं करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग जो है जनसंख्या का, वो मिडिल क्लास ही है। अगर आंकड़ों और रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो देश की जनसंख्या का 1/3 से ज़्यादा भाग, करीब 40% मिडिल क्लास है। इसका मतलब ये है कि विश्व की सबसे बड़ी मिडिल क्लास जनसंख्या जो है, भारत उनमें से एक है। कोरोना ने इस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। एक राकेश कोचर का थिंक टैंक है, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि इस कोरोना महामारी में 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से गरीबी के वर्ग में चले गए हैं। दोस्तों इस समस्या को समझने के लिए हम इसको 3 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं और हम इस विस्तार से इसके बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में, कैसे ठीक हो सकती हैं, क्या इनके बारे में स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या वो सब बड़ी समस्याएं हैं जिन पर समाज ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल क्लास के उन परिवारों की जिनमें से किसी ने नौकरी खोई है, जो छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कुछ साल पहले थोड़े बड़े शहरों में या महानगरों में आए थे, जो किराए पर रहते हैं, या जिन्होंने अभी छोटा सा घर लिया है सेविंग्स के साथ, जो ईएमआई भर रहे हैं। किसी के पास कार नहीं है, मोटरसाइकिल है, जो कार खरीदने की सोच रहा था, या अगर छोटी सी एक फैमिली कार जिन्होंने ली है जिसकी ईएमआई वो अभी तक भर रहे हैं, घर की ईएमआई भर रहे हैं, खुद उतनी शायद अच्छी शिक्षा न मिली हो लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी इस कोरोना में नौकरी चली गई है, कोई छोटा मोटा धंधा था वो धंधा बंद हो गया है। हम बात कर रहे हैं इस वर्ग की जो गरीबी से उठकर अभी कुछ सालों में मिडिल क्लास में आया था। अब ये वर्ग अपने बच्चों को वापस उसी स्कूल में नहीं भेज पा रहा है, नौकरी जाने की वजह से, काम धंधे बंद होने की वजह से अब ये घर की ईएमआई नहीं भर पा रहा है, जो किराए का मकान था उसका किराया देने के लिए पैसा नहीं है। सच्चाई ये है कि खाने के लिए पैसा नहीं है। यदि घर में कोई बीमार हुआ है तो उसकी इलाज में इतना खर्च हो गया है कि वो कर्ज तले दबा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये वही मिडिल क्लास वर्ग है जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये मिडिल क्लास सरकार की ज्यादा सब्सिडी नहीं लेता, ये टैक्स भी भरता है। जब ये सड़क पर अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल से निकलता है तो ये चालान भी भरता है, ये इनकम टैक्स भी भरता है, और उसी इनकम टैक्स से बचने के लिए एलआईसी भी खरीदता है, पॉलिसीज भी कराता है। देश का जो तंत्र है उसमें इसकी सबसे बड़ी भागीदारी है। दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि किसी भी देश की इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब एक व्यक्ति 40,000 की, अगर भारत का उदाहरण लूं, एक व्यक्ति 40,000 की नौकरी करता था, वो पैसे जब घर आते थे उनसे कुछ कपड़े खरीदता था बच्चों के लिए, बच्चे की फीस देता था, घर के लिए ग्रोसरी खरीदता है। जो उसने फीस दी है वो स्कूल प्रबंधन के पास जाती है, उससे टीचर्स की सैलरी आती है, वो भी मिडिल क्लास है, वो भी आगे जाके खर्चा करते हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं, उनसे वो पैसा आगे चलता है, आगे चलता है। इस तरह से जो एक बार इकोनॉमी में मिडिल क्लास के पास
कुछ पैसे जाते हैं वो वापस बैंक की सेविंग अकाउंट किसी अमीर की जेब में, प्रॉफिट के रूप में किसी अमीर की जेब में जाके जब तक वो सेविंग में नहीं पहुंच जाते हैं। अर्थशास्त्र की एक थ्योरी है कि वो करीब करीब 40 से 50 हाथ बदलते हैं और 40-50 लोगों का बेनिफिट करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, मार्केट में डिमांड होती है, उद्योग धंधे चल रहे होते हैं, जीडीपी ग्रो कर रही होती है। सरकार को अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वापस अपने बिजनेसेस कर सकते हैं। उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। सरकार के पास इनको रोजगार देने के लिए, जिनकी नौकरी चली गई है या जिनके धंधे बंद हो गए हैं, उनका बिजनेस धंधा वापस शुरू कराने के लिए क्या प्लान है? क्या जो पिछले बजट में जो पैकेज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोषणा हुई थी, क्या वो सच्चाई में इंप्लीमेंट किया गया है? क्या कोई नोडल एजेंसी इस तरह की है जहां पर कोई भी स्टार्टअप या छोटा या मझोला उद्योग करने वाला व्यक्ति जाकर राहत ले सके या फायदा ले सके? और अगर नहीं है तो सरकार को इस चीज पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की मिडिल क्लास की। ये उससे भी ज्यादा संवेदनशील वर्ग है। ये वो वर्ग है दोस्तों जिसमें परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति कोरोना के दौरान मृत हो गया है। दोस्तों, परिवार का जो मुखिया है, जो कमाता है, जिसके ऊपर उसकी पत्नी, बच्चे या 1-2 पिता या माता की भी जिम्मेदारी है, ऐसे परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अगर चला गया है, ये परिवार अब उस घर की ईएमआई कैसे देगा? ईएमआई छोड़िए, वो रेंट कैसे देगा? अगर घर खरीद लिया है तो बेचना पड़ेगा, अगर किराए का है तो खाली करना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अर्ज किया था देश से कि जो मकान मालिक हैं वो किराया ना लें, लेकिन बिना किसी ठोस ऑर्डर के इस देश में कोई भी अपना किराया छोड़ने वाला नहीं है। ये हम सभी जानते हैं। फ्री में लोग सिंपैथी दे सकते हैं, पैसा नहीं देते हैं। जिन परिवारों का कमाने वाला व्यक्ति इकलौता चला गया है, उनके बच्चे की फीस कैसे भरी जाएगी? घर के आधारभूत खर्चे जो हैं वो कहां से होंगे? देखिए, कई देशों में विश्व के एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब यह है कि देश की सरकार जो है वहां रहने वाले हर नागरिक का सामाजिक जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस जिसको कहते हैं या सोशल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करती है। भारत में इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं है। यदि आप अमीर हैं तो आपको टैक्स देना होगा, यदि आप गरीब हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जिनके घर का व्यक्ति चला गया है, ये देखने की जरूरत है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, उनके घर में रोटी कैसे आएगी, उनके बच्चों को कपड़ा, खाना, शिक्षा ये कैसे मिलेगी। जीवन पर्यंत सरकार उनका बोझ नहीं उठा सकती है, लेकिन जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे परिवारों के बारे में भारत सरकार को
तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस मामले में हम जितना देरी करेंगे ये संकट उतना भयानक होता जाएगा। जिन परिवारों का कमाने वाला व्यक्ति चला गया है, अगले दिन से ही उस परिवार पर संकट बढ़ चुका है। इलाज के खर्च की वजह से वो परिवार पहले से ही कर्जे में दबा हुआ है। जो आय का स्रोत था वो खत्म हो चुका है। वो बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं। सरकारें अगर कोई कदम उठाती भी हैं और अगर देर में उठाया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, आखिरी कैटेगरी है वो अनाथ और यतीम बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की ही इस कोरोना में मृत्यु हो गई है। देश का सरकारी आंकड़ा कहता है कि कोरोना में मृत्यु करीब 3 लाख हुई है। अनऑफिशियल सोर्सेज जो हैं वो कहते हैं कि करीब 10 लाख हुई है। आईआईएम के एक प्रोफेसर हैं और लेखक हैं मिस्टर तुम्बे, उन्होंने एक किताब लिखी है द एज ऑफ पेंडेमिक्स। उनके अनुसार ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, असली आंकड़ा। वो सरकार के आंकड़ों को चैलेंज करते हैं। गुजरात या अन्य जगहों पे भी कुछ राज्यों से खबरें आई हैं कि जो कोरोना का आंकड़ा है सरकारी, और जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी या जो सरकारी संस्थानों ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये आज का विषय कोरोना की मौतों का आंकड़ा नहीं है। यदि हम सरकार की भी माने तो भी 3-4 लाख मृत्यु का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसमें बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में अभी तक ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है, भारत के पास ऐसा कोई भी डेटाबेस नहीं है जो इस तरह की चीजों को चिन्हित कर सके कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके माता पिता की दोनों की कोरोना से मृत्यु हुई है। दोस्तों, ऐसे बच्चों को यदि हम अनाथालय भेज दें या शेल्टर होम भेज दें तो क्या इनकी परवरिश सुनिश्चित होगी? बीते दिनों शेल्टर होम्स, बिहार शेल्टर होम्स या अन्य अन्य राज्यों से अनाथालयों की या सरकार द्वारा चलाए गए शेल्टर होम्स की जो खबरें आई हैं, वहां पर जिस तरह का प्रबंध है उसको देखकर रूह कांप जाती है। खाने की, पीने की, शिक्षा की, वहां के स्टाफ तक की समस्याएं आती हैं। स्टाफ तक बच्चों को प्रताड़ित करता है। ऐसी भी समस्याएं सुनने में आई हैं खबरों के द्वारा। दोस्तों, भारत जो देश है, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं करता, हमारा जो समाज है, यहां पे अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कहने को तो मंत्रालय है जो महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए है, लेकिन सच्चाई जो है वो आपको भी पता है। शेल्टर होम्स, अनाथालयों की हालत दर से बदतर है। भारत में अभी तक ऐसा कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है जो यतीम अनाथ बच्चों की देखभाल करता हो, जो उनकी पढ़ाई को सुनिश्चित करता हो एक जिम्मेदार नोडल एजेंसी के तौर पे। हालांकि भारत में कुछ राज्य सरकारों ने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं इस मामले को लेकर। राज्य सरकारों की अगर जैसे बात करूं तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 50,000 रुपया अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए और 2,500 रुपये 25 सालों तक देने का ऐलान किया है। अब समस्या ये है कि जब सरकार के पास ऐसा कोई डेटाबेस ही नहीं है जिससे इस तरह के बच्चों को चिन्हित किया जा सके, तो फिर उन्हें लाभ कैसे मिलेगा? दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये पढ़ाई के लिए
और राज्य सरकार की नौकरियों में 5% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथों को 5,000 रुपए पढ़ाई के लिए और फ्री शिक्षा की घोषणा की है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि फ्री शिक्षा की जो घोषणा की है उसमें सवाल यह है कि वो फ्री शिक्षा की बात किन स्कूलों की हो रही है। क्या वो राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, या फिर ये उन स्कूलों की बात हो रही थी जिनमें ये बच्चे पहले से पढ़ते थे, जिनके माँ बाप बड़े बड़े महंगे अच्छे या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्या उनमें भी फ्री शिक्षा मिलेगी? दोस्तों बात योजनाओं की नहीं है। योजनाएं आजाद भारत में बहुत सी आई हैं, हर सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो अन्य घटक दलों की हो, योजनाएं हमेशा से आई हैं। समस्या उनके क्रियान्वयन की है, सफल क्रियान्वयन की है। रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन इज द रियल प्रॉब्लम। जिन माँ बाप की मृत्यु हुई है, आधे से ज्यादा लोगों के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है जो मृत्यु का कारण है वो लंग्स फेलियर है, कार्डियक अरेस्ट है, या किसी को शुगर की बीमारी थी और कोरोना हुआ तो वो शुगर से उनकी मृत्यु हो गई, या अनेकों अनेक कारण है। क्या ऐसी कोई स्पष्ट नियम कानून या गाइडलाइन है जिसमें जो लाभार्थी है वो इन चीजों का लाभ ले सके? दोस्तों मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, भारत में पहले से एक कानून है कि कितना भी बड़ा स्कूल हो उसको समाज के जो सबसे निचले तबके के परिवारों के बच्चे हैं, इनको EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, उन बच्चों के लिए कोटा रिजर्व्ड होता है। लेकिन क्या उनको ये कोटा मिलता है? आप बड़े महंगे स्कूलों में जाइए तो आपको गरीबों के बच्चे नहीं मिलेंगे। उसका कारण है कि बड़े स्कूल इन सीटों को खाली रखते हैं और बाद में मोटी डोनेशन के साथ मैनेजमेंट कोटे से अमीरों को ही उसमें एडमिशन दे देते हैं। तो सरकार इंश्योर कैसे करेगी कि ये बच्चे फ्री शिक्षा ले सकें? दोस्तों जिस एजेंसी की मैं बात कर रहा था, डाटा की बात कर रहा था, जब तक ऐसे बच्चों का, ऐसी मौतों का, ऐसे परिवारों का डेटाबेस नहीं बनाया जाएगा तब तक लाभार्थियों को, एलिजिबल कैंडिडेट्स को चिन्हित कैसे किया जाएगा? अगर मैं कुछ और राज्यों की बात करूं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जो उनको 21 साल की उम्र पे मिलेगा, उसकी घोषणा की है। गुजरात प्रदेश सरकार ने अनाथ यानी कि यतीम बच्चों को 4,000 रुपए प्रति महीना, जब तक वो 18 साल के बालिग नहीं हो जाते, उनकी शिक्षा के लिए देने का ऐलान किया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। अन्य राज्य सरकारों को भी, हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अभी भी कमेटी की बात कर रहे हैं कि वो कमेटी बिठाएंगे और पता करेंगे। इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बड़ा ऐलान आई होप नहीं किया है, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर उनको तो भूल जाइए, उनकी शायद प्राथमिकता नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने किया भी है ऐलान, क्या ये फंड्स जो एलोकेट किए जा रहे हैं, जिनकी घोषणा की जा रही है, क्या ये सही व्यक्ति तक, सही लाभार्थी तक पहुंचेंगे? दोस्तों चुनाव से ठीक पहले एक स्कीम आई थी कि किसानों को एक राशि देने की बात हुई थी। चुनाव आने वाले थे, तुरंत खाते कनेक्ट किए गए और पहली किस्त तुरंत किसानों के खातों में आ गई थी। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद कितने किसानों के खातों में वो किस्त आई है जरा पता कीजिए। नंबर बहुत कम है। हालांकि कहा यह गया है कि किसी का बैंक अकाउंट लिंक नहीं था, किसी की KYC नहीं थी, ऐसे कई सरकारी बहाने दिए गए।
वाजिब सवाल था कि यदि पहली किस्त आ सकती है तो दूसरी क्यों नहीं आ सकती? क्या पहली में लिंक नहीं था? मेरा सवाल वही है कि इन लाभार्थियों को ये फंड समय पर पहुंचे। सरकार को इस तरह का कोई एक नोडल एजेंसी, कोई प्रोग्राम, कोई गाइडलाइन देनी चाहिए जिससे कि, क्योंकि ये ध्यान दीजिए, ये समाज के वो बच्चे हैं जिनका घर का अभिभावक ऑलरेडी मर चुका है। ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकते, ना ही इनकी उम्र है चक्कर काटने की। ये भारतवासी होने के नाते आपकी और हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि हम इनका भविष्य सुनिश्चित करें, इनकी शिक्षा सुनिश्चित करें। ये कल को क्रिमिनल ना हो जाएं, कल को गलत रास्तों पे ना चले जाएं। कोई बहुत जहीन, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, वो जो जीवन में कर सकता था, उसकी बजाय वो कहीं छोटी सी चीज में करते हुए ना रह जाए, सिर्फ दाल रोटी के जद्दोजहद में ना रह जाए। ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, हमारी सरकारों की ये जिम्मेदारी है। और ये कदम उठाने का समय अभी है। दोस्तों, अब इन बच्चों के बारे में कुछ और चीजें हैं जो ध्यान रखने की हैं। पहली, जिनके अभिभावक मर गए हैं, क्या उनके सगे संबंधी हैं जो उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? या उनको कहाँ रखा जाएगा? क्या सरकार कहीं अपना एक अरेंजमेंट करके उनको रखेगी, या उनके निकटवर्ती या दूरवर्ती संबंधियों के पास पड़ोस में कहीं रखा जाएगा? उन तक जो फंड पहुंचेगा वो किसके हाथों पहुंचेगा? डायरेक्ट पहुंचेगा या किसी थर्ड पर्सन या अभिभावक या उनके रिश्तेदार जो हैं, नए अभिभावक जो बनना चाहें, उनके द्वारा पहुंचेगा? इनके लिए कोई संस्था या कोई प्रक्रिया जिम्मेदार होगी क्या, जो ये सुनिश्चित करेगी? इन सवालों के जवाब केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत खोजने होंगे। और ये राष्ट्रीय समस्या है, ये आपदा बड़ी है, इसलिए केंद्र सरकार को इस तरह का कोई जवाब ढूंढना होगा इन सब सवालों का। यदि इन सवालों के जवाब ढूंढने में देरी की तो स्थिति भयानक होती जाएगी। कुछ अब एक सवाल आता है कि आखिर सरकार कर क्या सकती है? तो ऐसे कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। क्या कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला कदम यह है कि भाषण या अनाउंसमेंट की बजाय स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी करे सरकार। आप लोन विदाउट कोलेटरल का अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन अगर आप बैंक को सर्कुलर या गाइडलाइन नहीं भेजेंगे, जब तक नियम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बैंक का मैनेजर, बैंक का अधिकारी किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी बेरोजगार आदमी को लोन नहीं देगा। तो घोषणाओं की बजाय कानून बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा और उसका सर्कुलर जारी करना पड़ेगा। संबंधित जो भी मंत्रालय है उसको तुरंत सर्कुलर जारी करना पड़ेगा। अनाथ बच्चों के लिए एक केंद्र स्तरीय प्रोग्राम बनाना चाहिए जो अनाथ बच्चों के रहने का, खाने पीने का, शिक्षा का व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करे। इसमें एक फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए कि जिस अनाथालय में या जिस स्कूल में या जिस अभिभावक के साथ वो रह रहे हैं, क्या उनकी हालत ठीक है, क्या उनको खाने को मिल रहा है, शिक्षा सही मिल रही है, सुचारू रूप से चल रही हैं या चीजें नहीं। एक टाइम बाउंड कि 3 महीने में फीडबैक लिया जाएगा, 6 महीने में डायरेक्ट उनसे बच्चों से फीडबैक लेने का बंदोबस्त करना चाहिए। दूसरा, जिन परिवारों का कमाने वाला व्यक्ति मर गया है उन परिवारों के लिए एक पेंशन या भत्ते का कुछ बंदोबस्त स्कीम करना चाहिए। विदेशों में सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो होती है वो इसलिए इंश्योर होती है कि देश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं या फिर खाने पीने या इन चीजों के अभाव में मरना नहीं चाहिए। भारत 1970 के दशक से फूड सिक्योर नेशन है।
इंदिरा गांधी जी के समय से फूड सिक्योर नेशन है। साल 2 साल तक अगर भारत में एक अनाज का दाना पैदा नहीं होता है, फिर भी हम पूरी जनता को खिला सकते हैं। हमारे देश में भूख से नहीं मरना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है एक पूरे देश के लिए। कम से कम एक सोशल सिक्योरिटी के लिए एक भत्ते का या एक पेंशन स्कीम को देशव्यापी स्तर पे लागू करना चाहिए। दूसरा, जो रोजगार की हम बात कर रहे हैं, जब तक रोजगार क्रिएट नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे नए, तब तक अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। वो सिर्फ 2 तरह से हो सकते हैं, सरकारी और प्राइवेट। सभी को पता है कि सरकारी नौकरियां, सरकारी सेक्टर पीएसयूज ऑलरेडी सरकार बेच रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो उसमें ज्यादा अवसर नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकती है, जितनी भी रुकी हुई भर्तियां हैं सरकार को तुरंत निकालनी चाहिए। जिस तरह से अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन लीजिए। जब बाकी सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं तो सिलेक्शन प्रक्रिया ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती है? और नहीं भी हो सकती है तो जितने चयन हो रहे हैं, जितनी प्रोसेसिंग हो रही है नई नौकरियों की रिक्तियों को भरने की, उनको तेज कर देना चाहिए, सारी रिक्तियों को भरना चाहिए। दूसरा, एक तो सरकार अब दे सकती है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर स्वतः चलता है, लेकिन उसको सरकार इनडायरेक्ट यानी कि परोक्ष रूप से मॉनिटर और रेगुलेट कर सकती है। यदि सरकार 5 लाख से 30 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल यानी कि बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे और देने का ऐलान कर दे, सिर्फ ऐलान नहीं, सर्कुलर जारी कर दे, बैंकों के लिए कड़े निर्देश दे कि टाइम बाउंड प्रोसेस में आपको ये लोन सैंक्शन करने हैं, या तो उसका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए या व्यक्ति का पिछला बैकग्राउंड। अगर कोई भी कंपनी 5 महीने 6 महीने से पुरानी है, यानी कि कोरोना काल स्टार्ट होने से पहले से अगर रजिस्टर हुई है कंपनी, और अगर वो लोन चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, तो उसको बिना कोलेटरल, बिना कुछ संपत्ति गिरवी रखे उसको लोन दे, ताकि वो बिजनेस कर सके। एक बिजनेस में, छोटे से मझोले से उद्योग में भी 20 से 50 लोग कम से कम डायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयड होते हैं, उनको रोजगार मिलता है। उनको रोजगार मिलेगा, वो इकोनॉमी में खर्च करना स्टार्ट करेंगे, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदेंगे, उससे इकोनॉमी बहुत ही तीव्र गति से वापस पटरी पर लौट आएगी। जीएसटी और इनकम टैक्स, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं ये एक ऐसी बात मैं कह रहा हूं जो किसी सरकार को कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा बहुत बड़ा भाग है जो सरकार की आमदनी का हिस्सा है, सोर्स है बहुत बड़ा। मैं जानता हूं आईआरएस ऑफिसर जो डायरेक्ट टैक्स के डायरेक्टर थे, और उनके 50 कुछ जो आईएएस ऑफिसर के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, रेजिग्नेशन होता है, 50 ऐसे अधिकारियों ने कोरोना में एक रिपोर्ट दी थी और रिक्वेस्ट किया था कि देश के जो सबसे अमीर लोग हैं 2-3%, उन पे सिर्फ 6 महीने के लिए 5% का अतिरिक्त कोरोना टैक्स लगा दिया जाए, और उस पैसे को 5,000 या 7,000 रुपए महीना के हिसाब से सबसे गरीब तबके को डायरेक्ट पेंशन उनके खाते में दे दी जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव था। सरकार ने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने वाले जो डायरेक्टर थे, जो देश के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस पर बहुत मीडियाबाजी भी हुई, लेकिन उनका सस्पेंशन वापस नहीं हुआ, उनको निकाल दिया गया है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो दब गए। मुझे पता है ये बात सुन के किसी भी सरकारी मुलाजिम को, ये सरकार में बैठे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है, इसकी जरूरत है हमें। जो परिवार ऐसे समय से गुजर रहा है जिसमें नौकरियां, घर की इनकम का, आय का स्रोत खत्म हो गया है, उनसे जीएसटी लेना अभी ये एक वो फीलिंग दे रहा है, ये वो वैसा माहौल है जैसे ब्रिटानिया हुकूमत में आपकी खेती नहीं होती थी, आपका अनाज नहीं होता था, लेकिन फिर भी आपको अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था। ये एकदम वैसा माहौल है। इसको कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, टाइम बाउंड के लिए, जब तक चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं हो जाती, 6 महीने या 1 साल के लिए,
इसको रोक देना चाहिए, छूट दे देनी चाहिए। कई देश हैं जिन्होंने, अमेरिका ने एक टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, साल भर के लिए पहले किया था, फिर उसको अनिश्चित काल के लिए ख़त्म किया है। कई देश हैं जिन्होंने टैक्स सब्सिडी दी है। कई लोगों ने, कई सरकारों ने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट फंड्स दिए हैं, लोन नहीं दिया है। भारत के बजट में राहत पैकेज के नाम पे लोन दिया गया, यानी कि अगर आपकी हालत खराब हुई है पेंडेमिक में, आप कर्जा लीजिए और कर्जदार हो जाइए। ये छूट नहीं थी, ये राहत नहीं थी, ये कर्ज था। कर्ज को बढ़ावा दिया गया। जो 1 लाख करोड़ का पैकेज बताया गया वो बेसिकली कर्जा था। तो कर्जे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ी छूट की बात कर रहा हूं, और ये जरूरी है। मेरा अगला जो सजेशन है वो ये है कि ईएमआई, जो किस्तें हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, उनको इमीडिएट फ्रीज कर देना चाहिए, कम से कम 6 महीने के लिए। दोस्तों, मैं किसी मॉरिटोरियम की बात नहीं कर रहा हूं कि अगर किसी के लोन की, इसको बेहतर समझ लीजिए कि किसी के लोन की अगर 15 किस्तें बाकी थीं, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 3 महीने रोकने के बाद अब वो 15 से 18 किस्तें हो गई, मतलब व्यक्ति ज्यादा पैसा दे, वो मोरेटोरियम होता है। मैं फ्रीज की बात कर रहा हूं कि अगर 15 किस्तें किसी को देनी थी तो अब भी 15 ही देनी है, सिर्फ 6 महीने का आपको ब्रेक दे दिया गया है। 6 महीने के बाद वापस शुरू हो जाएंगी और आप उतना ही पैसा चुकाएंगे जितना आपको पहले चुकाना था, ब्याज समेत। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है, और इसके लिए बैंकों को, अनाउंसमेंट नहीं, बैंकों को तुरंत दिशा निर्देश देने की जरूरत है। क्योंकि जिस परिवार की नौकरी गई है, कोई बीमार था, इलाज में खर्चा हो गया है, उन लोगों ने घर बेचने के लिए डाल दिए हैं। ईएमआई ना दे पाने की वजह से पिछले कुछ समय से, पिछले साल से, जब तक वो दे सकते थे उन्होंने अपनी सेविंग खत्म कर ली है। अब जो बचा हुआ था उसमें उधार भी लेके दे दिया है। अब उनके पास खाने को पैसे नहीं है, बच्चे की फीस भरने को पैसे नहीं है, ईएमआई कहां से देंगे? ये मिडिल क्लास है, इसमें ईगो भी बहुत है। हालत ऐसी है कि रोने की हालत है, लेकिन एक सामाजिक स्टेटस की वजह से रो भी नहीं रहा है, मांग भी नहीं सकता है, दिखा भी नहीं सकता है कि उसकी हालत गरीब से भी बदतर हो चुकी है। क्योंकि गरीब के पास न पैसा है, न रोटी है, न कर्जा है। लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर रोटी भी नहीं है और कर्जा है, ईएमआईज हैं, लाइबिलिटीज हैं, खर्चे हैं हर महीने के। सरकार को इन चीजों पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मैं भारत सरकार से और देश की राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूं, या जो भी नेता, पत्रकार, लेखक, मेरी सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और सरकार में बैठे लोगों से अपील है कि जिस तरह 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों के खातों में सीधा पैसा डाला गया और ये काम तुरंत आनन फानन में हो गया, क्या हम उस तरह से ऐसे लोगों को, ऐसे लाभार्थी जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जो परिवार, क्या इनको वो लाभ नहीं दे सकते? अंततः इन सभी का लाभ आपको ही मिलना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिए जो शायद इसके बारे में कुछ कर सके। नमस्कार, जय हिंद।